तो दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी है। बीजेपी ने 2 सदस्यों की एक टीम बनाई है जो हर विधानसभा सीट पर जाकर वहां अधूरे प्रोजेक्ट्स और जनता की समस्याओं की जानकारी जुटाएगी और हर सीट पर अलग मैनिफेस्टो तैयार करेगी। अब ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद अब एमपी में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, मगर दोनों बड़े सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। राज्यसभा में एक ही सीट जीतकर पिछड़ी कांग्रेस अब हर कीमत पर उपचुनाव की जंग जीतकर सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी का दावा करने वाली कांग्रेस का फोकस एक बार फिर किसान पर है। कांग्रेस ने प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी है और किसानों से उनकी परेशानियां पूछी गई हैं। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस किसानों की हर मुमकिन मदद करेगी। कांग्रेस की रणनीति किसानों को साथ लेकर आगे बढ़ने की है, तो वहीं बीजेपी हर सीट के लिए अलग मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने विजेश लुणावत और डॉक्टर हितेश वाजपेयी को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस तो इन चुनावों को उपहास के रूप में ले रही है, मजाक के रूप में ले रही है, उसके दोनों हाथ खाली हैं। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बेहद गंभीर और जिम्मेदार तरीके से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। इसकी हमारी तैयारी चालू है। इनके मैनिफेस्टो की वास्तविकता जनता जानती है। दिखावटी होते हैं, चुनाव के पहले तक होते हैं। चुनाव जीतते ही सबसे पहले भाजपा अपने घोषणा पत्र को भूलती है। हम इस तरह दिखावटी विश्वास नहीं करते। यानी जंग की तारीखों का बस ऐलान भर होना बाकी है। दोनों तरफ की सेनाओं के महारथी तैयार हैं, जंग के हथियार भी। चुनावी मैदान में कांग्रेस का किसान कार्ड बनाम बीजेपी का हर सीट अलग मैनिफेस्टो के बीच जंग है। अब देखना यह है किसकी रणनीति कितनी कारगर रहती है। विवेक पटैया के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। और सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह जी और इसके साथ साथ पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले लाखन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं जो अन्नदाता हमारे जरिए से दरअसल आपसे पूछना चाहते हैं। आसिफ भाई, मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये आप मेरा जो नाम लेते हैं ना जी, ये कृपा करके मेरा पूरा नाम लाखन सिंह यादव बोला करें आप। ठीक। हमेशा आप, मैंने ये देखा कई बार कि आप लाखन सिंह, मेरा पूरा नाम लाखन सिंह यादव। ठीक, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। लाखन सिंह यादव जी, आगे से मैं इसको लाखन सिंह यादव जी ही लिखूंगा और पढ़ूंगा आपने जैसा कहा। खैर, जी भैया, सियासत में वैसे अगर कोई नाम बढ़ाए घटाए उसके भी अपने मायने होते हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे हम लाखन सिंह यादव जी। लेकिन अभी तो फिलहाल जो मेरा सवाल है वो ये कि अन्नदाता जो हमारे जरिए से आपसे पहला सवाल पूछना चाहता है ये कि आप अभी सरकार में है नहीं, आपने हेल्पलाइन खोल दी है, सुबह 11 से 5 बजे फोन करने को भी कहा है। किसान जानना चाहता है किस तरह से आप उसकी मदद करेंगे सड़कों पर उतरने और विरोध प्रदर्शन के अलावा। देखिए आसिफ भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस हमेशा किसान हितैषी, व्यापारी हितैषी, मजदूर हितैषी पार्टी रही है हमेशा से। इन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी। हम चाहे सरकार में रहें चाहे सरकार से बाहर रहें, किसानों का हित करना ये हमारे कल्चर में कांग्रेस की एक पहली प्राथमिकता है। अभी जैसे आपने कहा कि इस समय हम लोग सत्ता से बाहर हैं, निश्चित तौर पर हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन क्या सत्ता से बाहर जो दल रहते हैं वो क्या कभी किसी का हित नहीं कर पाती या किसी का कोई सहयोग नहीं कर पाती? ये कहना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। ये कहना मेरे ख्याल से गलत है। ठीक, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, सत्ता में रह के तो सभी लोग मदद करते हैं, हर पार्टी मदद करती है। हमने जो अभी जिस हेल्पलाइन की आपने बात की है, ये हेल्पलाइन हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए खोल रखी है इस मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि पिछले जब से मध्य प्रदेश से हमारी सरकार गई है,
तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है कि वो 24 सीटों को उपचुनाव को कैसा जीता जाए। बाकी का मध्य प्रदेश उनकी तरफ से भाड़ में जाए, उन्हें कोई मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं। तो बाकी के मध्य प्रदेश को हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने जो हेल्पलाइन किया है कि मध्य प्रदेश के किसान के साथ जो आज अन्याय हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के किसान का उपार्जन के माध्यम से जो गेहूं खरीदी की जा रही थी, वो गेहूं खरीदी बहुत कम हुई है। पूरा किसान परेशान है। उपार्जन में खरीदी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से गेहूं लाके खरीदा गया, वो सारा का सारा गेहूं आपने देखा हो इनकी अव्यवस्था की वजह से सारा का सारा भी जो रेनफॉल हुआ उसमें पूरी तरह डूब गया। कमाल की बात है यादव जी, आप कहते हैं गेहूं कम खरीदा गया, सरकार कहती है पंजाब से भी ऊपर निकल गए हम गेहूं खरीदने। ये देखिए, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। ये आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े टेबल के आंकड़े हैं। मैं धरातल की बात कर रहा हूं आसिफ भाई। इस बार जो उपार्जन में किसान परेशान रहा है, मुझे लगता है कभी इतना परेशान नहीं रहा। लोगों ने धक्का खाए बगैर 10-10 रुपए 50-50 रुपए तक के किसी किसान की एक ट्रॉली नहीं तोली। इन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये मध्य प्रदेश का किसान है, सारा कुछ देख रहा है। आज क्या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 5 सीटों पे 5 मंत्री बना के ये लोग बैठ गए। 5 मंत्री पूरे मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। ओनली इनका एक ही मूवमेंट है, एक ही टारगेट है कि ये 24 सीटों का चुनाव जो उपचुनाव है इनको फतेह करने का काम। ठीक, मैं अभी मैं देख रहा हूँ हमारे ग्वालियर चंबल में एक एक सीट पे इन्होंने 60-60 70-70 खनन किए। बगल वाली सीटें 0 की स्थिति में। इतना सत्ता का दुरुपयोग ये कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश की वो जनता भी देख रही है जिस जनता ने इनको चुन के जिन 22 विधायकों को भेजा और जिनका बेंगलोर में सौदा हुआ, वो भी जनता देख रही है। तो ये लोग करते रहे अपनी मनमानी। सत्ता भी इनके हाथ में, गुरकिल्ली इनके हाथ में। यादव जी, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर ऑफ की, राजनीति की चाबी। अरे सर, अब तो लाखन जी का यादव भी लगा दिया सर। 1 मिनट, अभी उमा शंकर गुप्ता जी के पास चला जाऊं। 1 मिनट, आता हूं लाखन जी आपके पास। उमा शंकर गुप्ता जी, आपसे मेरा पहला सवाल सर, ये जो एक लाखन जी ने एक सवाल उठाया है तो वाजिब। आपकी जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी जिसमें विदेश लुणावत और डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं। यादव कहो भाई जी, आसिफ भाई। अरे गुप्ता जी लगा तो दिया आगे सर, इसमें भी कुछ करना है क्या? लाखन सिंह यादव ठीक कहा गुप्ता जी, आपने ठीक कहा। अरे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप ही मेरे साथ डिबेट में क्यों। भारतीय जनता पार्टी और कोई बचा नहीं है क्या आपके अलावा? नहीं, 1 मिनट में सर आपत्ति जान लूं। उमा शंकर जी क्या कहना चाहते हैं? उमा शंकर जी, में भी आप ही को चुना जाता है। लाखन जी, आ रहा हूं आपके पास। उमा शंकर जी, आप बताइए, पहले आप बताइए क्या क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, बताइए आप। आसिफ भाई जी, एक तो लाखन सिंह जी यादव मेरे से कह रहे हैं कि बीजेपी में और कोई नहीं है क्या? मैं यही प्रश्न उनसे पूछता हूं कि कांग्रेस में लाखन सिंह जी यादव के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है सर, नेले पे देला है। नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन खैर, उमा शंकर गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो सवाल पूछा है लाखन जी ने कि आपने 2 सदस्यों की टीम बनाई, वो 2 सदस्यों की टीम 24 सीटों पर जाएगी, वहां अधिकारियों से अधूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेगी, वहां लोगों से उनकी परेशानियां पूछेगी। लेकिन 24 सीटों पर परेशानियां पूछी जाएंगी, अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूछा जाएगा, और बाकी की जो 206 सीटें बचती हैं उनका ख्याल कब? सारा फोकस आपका 24 सीटों पर, इसका मतलब? नहीं, देखिए, शायद वो पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी आप कह रहे हैं जी। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रबंध समिति बनाई है और उसमें जो हमारे सदस्य हैं उनमें अलग अलग काम बांटा है। वहाँ के हमारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और जनता के माध्यम से ये दोनों हमारे सदस्य समिति के जानकारी लेंगे कि उस क्षेत्र में किस प्रकार विकास ठप पड़ा है, गरीबों की योजना ठप पड़ी, क्या कठिनाइयाँ हैं, और उसके आधार पर आगामी जो समय बचा है 3.5 साल का, उसमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं। उस आधार पर हर विधानसभा का एक संकल्प पत्र। अच्छा गुप्ता जी, ये भी बड़ा मजेदार है, जो 24 सीटें हैं इसमें से 23 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे जो आपके सामने हैं, और उन्हीं सीटों पर विकास का काम ठप पड़ा, आप मान रहे हैं, और अब ये सब आपकी पार्टी में? हाँ जी, तभी, हाँ जी हाँ, और तभी उन्होंने रिजाइन किया।
आपने अगर उन विधायकों के, मंत्रियों के वक्तव्य सुने होंगे जी कि उनके यहाँ वो विकास नहीं करा पा रहे थे, जनता परेशान थी और इसलिए वो सरकार से बाहर आए। गुप्ता जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। तैयार करेंगे गुप्ता जी, आपकी सरकार खड़ी रहे, बुलंद रहे, मेरी शुभकामनाएं आपको। लेकिन फिलहाल माइक नीचे गिर गया है सर, तो जरा माइक आप ठीक कर लें, तब तक मैं आपके पास आता हूं, उसकी प्लेसमेंट ठीक कर लें, आवाज साफ नहीं आ रही है। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, लाखन जी से जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि उनकी बातों में समझ में आया कि कांग्रेस का सारा फोकस जो है वो इस वक्त अन्नदाता पर दिखाई दे रहा है, और यही वो अन्नदाता है जिसके नाम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। कर्ज माफी बहुत बड़ा फैक्टर था। क्या इस 1.25 साल के दौरान ग्राउंड रिपोर्ट पर कांग्रेस की कर्ज माफी से किसान संतुष्ट है या नहीं? क्योंकि आगे की पिक्चर फिर उसी परसेप्शन पर, उसी आधार पर तय होगी। देखिए आसिफ, मध्य प्रदेश का जो 75% वोटर है, 65% 75% वोटर है, वो अन्नदाता है, किसान है। और कांग्रेस इसी की कर्ज माफी के आधार पर सत्ता में आई थी। अब कांग्रेस को लग रहा है कि उनने जो कर्ज माफी की उससे किसान संतुष्ट है, बाकी कर्ज माफी का मुद्दा बनाएंगे, जो रह गए वो भाजपा के खाते में डाले जाएंगे, और इसीलिए हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे किसानों को भड़काया जा सके, किसानों को ये बताया जा सके हमने आपके लिए कर्ज माफी की, अगर जो कर्ज माफी रह गया, अगर हमारी सरकार रहती तो हम ये तो पूरा कर देते। आज हम जो कर्ज माफी नहीं कर पा रहे हैं तो हम सत्ता में नहीं है, हमने वचन दिया था उसको पूरा करना, तो सरकार ने वचन दिया, कांग्रेस ने नहीं। इस बात को हेल्पलाइन के माध्यम से, साथ ही में इसके आड़ में किसानों से मुद्दे लिए जाएंगे। इसमें अब महत्वपूर्ण बात यह है, 24 उपचुनाव में से 3 उपचुनाव ऐसे हैं, ग्वालियर के, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व, 2 ऐसे चुनाव है, और तीसरा मुरैना का। बाकी 21 चुनाव जो है सारे ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए, सारे किसान उसमें वोटर हैं, पूरे लगभग 90%। तो ऐसी स्थिति में इनका जो रणनीति है कांग्रेस की, बहुत सोची समझी रणनीति प्लान किया गया है, और किसान कर्ज माफी का ये परिणाम देख चुके हैं कि सत्ता में आ चुके हैं। अब इसीलिए किसान हेल्पलाइन शुरू की है, और इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसानों की समस्या को लेके आएंगे। वही चुनावी मुद्दा बनेगा ना, और वही चुनावी मुद्दा चुनाव में घोषणा पत्र होगा, उसी मुद्दों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करेंगे, और ये बाकायदा बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। अब भाजपा भी उसी रणनीति के तहत काउंटर करने जा रही है कि जो किसान कर्ज माफी है उसके आड़ में क्या ऐसा पैकेज किसानों को दिया जाए जिससे कहा जा सके कि भाजपा भी किसान हितैषी है। इसको लेकर जोड़तोड़ शुरू हो गई है, और ये चुनाव प्रबंधन समिति जो बनी है उसके अंदर भी ये बात उठी थी कि हमें कांग्रेस की कर्ज माफी की काट लेके जाना होगी। तो कर्ज माफी काट क्या होगी, अभी इसको लेकर मंथन चल रहा है विधानसभा में, चूंकि लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है। कांग्रेस ने जब घोषणा की थी, बीजेपी उसके टक्कर में कोई सॉलिड प्लान लेके नहीं आ पाई थी, नतीजा कांग्रेस को जीत मिली थी, अकेले दम पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उमाशंकर गुप्ता जी, अब मेरे ख्याल से माइक, हाँ अब ठीक है सर। और इसके साथ साथ मैं, अब लाखन जी भी हमारे साथ हैं जी। लाखन जी, आपके पास आ रहा हूं पहले, उसके बाद उमाशंकर गुप्ता जी आपके पास आता हूं। लाखन जी, इसका मतलब साफ है कि उपचुनाव के नतीजे ना सिर्फ ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा, कौन चलाएगा, यह भी तय करेंगे कि आप जिस मजबूती से कहते हैं कि किसान कर्ज माफी से किसान मध्य प्रदेश का संतुष्ट है, यह भी क्लियर हो जाएगा कि वाकई किसान क्या आपके 1.25 साल में की गई कोशिशों से संतुष्ट है या नहीं। क्योंकि पूरी कर्ज माफी तो नहीं हो पाई, आप कहते भी हैं कि हमें पूरा वक्त नहीं मिल पाया था। देखिए, निश्चित तौर पर आसिफ भाई, हमको मात्र 14 महीने का काम करने का समय मिला था। उस 14 महीने में भी हम लोगों का 2.5 महीना तो इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में, आचार संहिता में चला गया। 1 महीने जो अभी प्रोपोगंडा चलता रहा, लास्ट में जो उठापटक जो मध्य प्रदेश में चलती रही, आप सबके संज्ञान में, मात्र हमको 11 साढ़े 11 महीने का काम करने का मौका मिला, और वो भी ऐसे हालातों में हमने इस सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को अपने हाथ में जब लिया, तब मध्य प्रदेश का जो खजाने की जो स्थिति थी वो आपसे और हमसे किसी से छुपा नहीं। खजाना पूरा लूटपाट करके ये भारतीय जनता पार्टी, गुप्ता जी चले गए थे। हमको जिस हालत में मिला था, वो तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को। वो इतने अनुभवी लीडर थे, उन्हें हर साइड का ज्ञान था, खुद उद्योगपति थे, कई उद्योगपतियों से उन्होंने संबंध बना के, और मध्य प्रदेश की सरकार को जो हमने किसानों का कर्ज माफी की जो बात की थी, हमने आने वाले 100 दिन में, जो हमने 100 दिन का काम, 100 दिन में हमने 100 से ज्यादा वचनों को हमने काम करने का काम किया। मैं लौट रहा हूं लाखन जी, वक्त खत्म हो जाएगा, फिर उमाशंकर गुप्ता जी रह जाएंगे, उनका तो माइक भी गिर गया था। 1 मिनट रुक जाइए सर। लाखन जी, हमने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कर्जा माफी कर दी थी भाई। ठीक, लाखन जी आता हूं।
उमाशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप हर विधानसभा सीट पर जाकर जनता से ये पूछेंगे कि क्या अधूरे प्रोजेक्ट हैं, क्या दिक्कत है, क्या विकास के काम नहीं हुए, और इत्तेफाक से आपके वही प्रत्याशी जो पहले विधायक थे। आसिफ भाई, पहले मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय लाखन सिंह जी यादव ने जो ये बात कही है कि कर्जा हमें 1 साल मिला, चलिए मैं मान लेता हूं उनकी बात। आपके नेता राहुल गांधी भोपाल में आए थे चुनाव के पहले, पूरे प्रदेश की जनता के सामने घोषणा करके गए थे, सरकार बनी तो 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। आपके हिसाब से ही 11.5 महीने में आप नहीं कर पाया, इसलिए आपके ही विधायकों ने आपकी सरकार और मुख्यमंत्री को साफ करना पड़ा। कर्जा माफी में जो हुआ है, जितना हुआ है, वो जनता के सामने है, और 11.5 महीने कम नहीं होते। लाखन सिंह जी, आप मंत्री रहे हैं, आप समझते हैं इस बात को। और कोई सरकार को कोई खजाना, हमारी सरकार भी शिवराज जी की बनी तो कोई खजाना कोई भरा हुआ नहीं मिलता, कोई राजा महाराजाओं का ये समय नहीं रहा है। ठीक है गुप्ता जी, आपने अब लाखन जी के सवाल का जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और मेरे पास वक्त हो गया खत्म। बहुत शुक्रिया लाखन सिंह यादव जी, बहुत शुक्रिया। उमाशंकर गुप्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया। और हरीश दिवेकर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा छत्तीसगढ़ी भाषा में जल्द लौट रहे हैं।